नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हम जानने की कोशिश करेंगे एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जो लोग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये बायोलॉजी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसको हम कह सकते हैं। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एंटीबायोटिक को टेस्ट कैसे किया जाता है, कौन सा टेस्ट होता है जब एंटीबायोटिक टेस्ट की जाती है किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट। और हम दोस्तों ये भी डिस्कस करेंगे कि एक बैक्टीरिया जो है वो किस तरह से डेवलप करता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को, यानी कि वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिसके साथ एक बैक्टीरिया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप करता है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे एक बैक्टीरिया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बन जाता है और कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिनसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को डेवलप होने से रोका जा सकता है। वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। हम सभी ने ये वर्ड सुना हुआ है। हम सभी को पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड जो है वो डिस्कवरी की थी। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी जो है वो हुई थी। तब से जो है एंटीबायोटिक्स डिस्कवर होती आ रही हैं, अलग अलग क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स डिस्कवर होती आ रही हैं। पेंसिलिन के बाद सेफेलोस्पोरिन, अलग अलग तरह की पेंसिलिन डिस्कवर हुई। उसके बाद अलग अलग एडवांस्ड सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन डेवलप हुई। तो इस तरह से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो डिस्कवर होती चली आ रही है। और उसके पैरेलल क्या हो रहा है दोस्तों, उसके पैरेलल जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रहा है। तो ऐसी ऐसी स्ट्रेन्स बन रही हैं जिन पे इन एंटीबायोटिक्स का असर ही नहीं होता। तो इसमें सबसे पहले इस टॉपिक पे आते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है। तो एंटीबायोटिक्स होती हैं दोस्तों केमिकल कंपाउंड होते हैं, केमिकल होते हैं बेसिकली, जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके या तो उसको मार देते हैं, किल कर देते हैं, या तो उसकी ग्रोथ यानी उसके सेल डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट कर देते हैं। तो ये एक तरह के सिंपल डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स वो कंपाउंड है जो बैक्टीरिया को या तो मार देते हैं या तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। और ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। और इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है दोस्तों, वो मेन 3 टारगेट पे काम करते हैं। वैसे तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, अलग अलग जगह पे काम करती हैं। इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो इसके तीन जो है मेन टारगेट हैं। पहला सेल वॉल के ऊपर अटैक करती है, जो बैक्टीरिया की आउटर सेल मेम्ब्रेन है। तो अगर सेल वॉल पे अटैक होता है तो सेल वॉल अगर डिस्टर्ब होती है तो सेल वॉल वैसे बहुत जरूरी होती है बैक्टीरिया के लिए, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। और दूसरा अगर बात करें हम, दूसरा मैकेनिज्म है प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर। बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन्स बहुत जरूरी होती हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है, वो कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक, दूसरी वीडियो में। मैंने अपने इंग्लिश बेसिक साइंस सीरीज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे बहुत डिटेल में प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर वीडियो बनाए हैं, आप वो देख सकते हैं। वहाँ पे जो डिस्कस करता हूँ मैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी के बारे में डिस्कस करता हूँ। वो जो होती है वो बैक्टीरिया में बहुत ज़रूरी है, जो प्रोटीन्स बनाती है। और प्रोटीन्स जो है ना ही सिर्फ बैक्टीरिया के लिए बल्कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे जो टारगेट होता है बैक्टीरिया का, एंटीबायोटिक्स का जो बैक्टीरिया के अंदर टारगेट है, वहाँ पे वो प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर लेती है और फिर बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं बना पाता है और उसकी जो है इनहिबिशन होती है, उसकी डेथ हो जाती है। तीसरा जो है डीएनए सिंथेसिस के ऊपर अटैक करती है। जब भी बैक्टीरिया जो है ग्रो करता है, उसको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, उसको डिवीजन करना होता है और सारे बैक्टीरिया बनाने होते हैं, तो उसको जो है उसका डीएनए रेप्लिकेट होता रहता है। वो बहुत सारी जगह पे उसका डीएनए का रोल होता है, प्रोटीन एक्सप्रेशन में रोल होता है। तो उस जगह को टारगेट करके वहाँ पे जो है उस फंक्शन को ब्लॉक कर देती है कुछ एंटीबायोटिक्स होती है, तो डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स कहलाती हैं।
तो इस तरह की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बहुत सारी है दोस्तों। आपने कुछ एक नाम तो सुने होंगे, जैसे आपने सुना होगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन, और भी बहुत सारी हैं एंटीबायोटिक्स हैं जो कॉमनली यूज होती हैं अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है ये इंफॉर्मेशन रखनी बहुत जरूरी है कि कौन सी एंटीबायोटिक किस टारगेट पे काम करती है। कौन सी एंटीबायोटिक्स है जो सेल वॉल पे अटैक करती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल पे अटैक करती है इन जनरल, अगर मैं आपको बताऊं तो। और दूसरा, कौन सी ऐसी हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस पे इनिबिट, प्रोटीन सिंथेसिस को टारगेट करके उसको इनिबिट करती हैं। तो उसमें आ जाती है आपकी जेंटामाइसिन होगी, अमाइनोग्लाइकोसाइड इन जनरल अगर मैं कहूँ तो जेंटामाइसिन होगी, टोब्रामाइसिन होगी, एजिथ्रोमाइसिन होगी। तो ये एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी। ये एंटीबायोटिक्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर अटैक करती हैं। और डीएनए सिंथेसिस के ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किस तरह से डीएनए सिंथेसिस इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया के लिए। वहाँ पे जो टारगेट रहता है एंटीबायोटिक्स का, तो वो कौन कौन सी एंटीबायोटिक होती है। एक जनरल में आपको बताऊं तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है जो उसके ऊपर अटैक करती है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन रखनी बहुत जरूरी है कि कौन सी एंटीबायोटिक किस टारगेट पे काम करती है। बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो ये तो हो गया एंटीबायोटिक्स के ऊपर कि इस तरह से जो है एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम में आती हैं। और ये ऑलरेडी नोन है कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है किस किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम आती है। तो उसी के बेसिस के ऊपर जो डॉक्टर फिजिशियन है आपको रेकमेंड करते हैं एंटीबायोटिक। पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे बैक्टीरिया कौन सा है, फिर देखेंगे उसकी सेंसिटिविटी, जो टेस्ट मैं आपको इसमें बताऊंगा वो उसके थ्रू पता लगेगा उनको कौन सी एंटीबायोटिक जो है इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रही है, फिर वो रेकमेंड करते हैं। इस तरह से उनको पता होता है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स जो है वो काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम है। ऑल्दो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं उनको पता होता है सब कुछ ही। तो ये तो हो गया दोस्तों कि एंटीबायोटिक्स जो है काम कैसे करती है और उनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो इसके बाद हमने अब डिस्कस करना है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बैक्टीरिया जब इन एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट को रेजिस्ट कर लेता है ना दोस्तों, वो काम करने लायक नहीं रहती है। कुछ ना कुछ चेंज उसमें होता है, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया में चेंज होता है या बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स में चेंज कर देता है। तो उस प्रोसेस को हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो अब रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है। तो वो जो नई स्ट्रेन डेवलप हुई है उसको रेजिस्टेंट स्ट्रेन कहा जाता है। इसी तरह से 3 अलग अलग तरह की रेजिस्टेंट स्ट्रेन डेवलप होती हैं। एक को कहा गया है दोस्तों MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन। उसमें क्या होगा, अलग अलग एंटीबायोटिक्स के लिए जो है स्ट्रेन रेजिस्टेंट हो जाएगी, सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि अलग अलग क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए वो बैक्टीरियल स्ट्रेन रेजिस्टेंट होगी और एंटीबायोटिक फंक्शन नहीं करेगी। अगर उस बैक्टीरिया से किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो आप सोच ही सकते हैं कि डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल को कितनी मुश्किल होगी वो एंटीबायोटिक ढूंढने में जो काम करेगी उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो ये तो हो गया MDR, जब बैक्टीरिया डेवलप कर लेता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट कपल ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ एक एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों TDR, टोटल ड्रग रेजिस्टेंस। टोटल ड्रग रेजिस्टेंस एक स्ट्रेन हो जाती है, जो मतलब जितनी भी एंटीबायोटिक हमारे पास अवेलेबल हैं उनके अगेंस्ट जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस है। इसमें जो है एक अनदर वर्ड भी यूज करते हैं एक्सट्रीम, XDR, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन। वो जो है बहुत ही ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंट होती हैं और एंटीबायोटिक्स उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। तो ये 3 टर्म्स हो गई जिसमें मैंने आपको बताया MDR, TDR और XDR। XDR बहुत ही ज़्यादा डेंजरस स्ट्रेन हो जाएगी बैक्टीरिया की, जिसमें जो है एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो अब आप कहेंगे कि ये स्ट्रेन्स होती हैं, तो आंसर है कि जी होती हैं। और ये इसके पीछे कारण क्या हुआ है, इसके पीछे जो कारण है वो एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ की वजह से कैसे ये जो है ये इतनी डेंजरस जो है स्ट्रेन्स डेवलप हुई हैं। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, कैसे टारगेट करती हैं
और उसके बाद मैंने आपको समझाने की कोशिश की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है और अलग अलग स्ट्रेन्स, अलग अलग तरह की स्ट्रेन्स जो हैं वो कौन कौन सी और क्या क्या नाम इनको दिया गया है जब वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं। और ये दोस्तों किसी एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट नहीं हो रहा है, ये जो होता है ये बहुत सारे बैक्टीरिया जो है जिसके अगेंस्ट भी आप एंटीबायोटिक देंगे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो है डेवलप कर लेता है। और ये बैक्टीरिया जो आपस में भी ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया जो है ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है तो वो इंफॉर्मेशन पास कर सकता है दूसरे बैक्टीरिया को और वो बैक्टीरिया जो है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। तो ये भी एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड होता है। तो बहरहाल जो दोस्तों यहाँ हमने डिस्कस किया कि अलग अलग स्ट्रेन्स हमने डिस्कस की, ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हमने डिस्कस की। अब मैं एक थोड़ा सा आपको डेटा देना चाहूँगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिसमें वर्ल्ड वाइड जो है 700,000 टू सेवरल मिलियन लोग इन्फेक्ट होते हैं ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन से वर्ल्ड वाइड ईयरली। साल में इतने सारे लोग जो इन्फेक्ट होते हैं। और यूएस का अगर मैं डाटा दूं तो लगभग 2 मिलियन पीपल, 2 मिलियन लोग जो हैं इन्फेक्ट होते हैं और 23,000 के लोग जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो आप सोचिए ये कितना डेंजरस है, ये कितने लोगों की जान ले रहा है। स्पेशली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उन्हीं के ऊपर अटैक होते हैं इन बैक्टीरिया के। अगर आप हेल्दी हैं, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप बचे रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप सेकेंडरी कोई चीज़, जैसे मान लीजिए आपने डायबिटीज़ हो गया आपको, उस केस में क्या हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें डेंजरस हो जाती है, ये अटैक कर देती है क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। कैंसर पेशेंट के केस में, एड्स पेशेंट के केस में इम्यूनिटी डाउन होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये कहा गया है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिव्यू के अकॉर्डिंगली कहा गया कि 2050 में कैंसर से कम डेथ्स होंगी और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स की वजह से ज़्यादा डेथ होने वाली है। तो ये प्रोजेक्ट किया गया है अभी से। तो अभी से ही हमें अवेयर होना है कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं। वो भी पॉइंट से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो डिसीजन होते हैं, ज़्यादातर पॉलिसी मेकर जो हैं उनको ये डिसीजन लेने होते हैं। लेकिन एज ए सिटीजन लेवल आप क्या कर सकते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो आप देखिए 2050 तक जो है कैंसर से कम डेथ्स होंगी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन्फेक्शन से ज़्यादा होंगी। तो इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हैं दोस्तों, उनकी जो डिस्कवरी की प्रोसेस है, एक तो वो बहुत लंबी होती है। और अगर आप डेटा देखें तो एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी जो है डाउन जा रही है। जहां हम 5 एंटीबायोटिक डिस्कवरी करते थे एक साल में अगर, तो वहां पे 2 या 3 आ रही हैं हर साल में। और उसके अगेंस्ट भी बैक्टीरिया इमीडिएटली ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। तो बैक्टीरिया तो कॉन्स्टेंटली एक्सपोज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, स्ट्रेन डेवलप हो गई, उसके अगेंस्ट जो है नई एंटीबायोटिक ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। तो हम जो है पोस्ट एंटीबायोटिक ईरा में पहुंच चुके हैं। पोस्ट एंटीबायोटिक ईरा मतलब हमारे पास एंटीबायोटिक्स रही ही नहीं है। हमारे पास बैक्टीरिया ऐसे डेवलप हो चुके हैं जो कंप्लीटली ड्रग रेजिस्टेंट है। मैंने आपको बताया एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है उन पे किसी भी एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता, वो घूम रहे हैं। बस ये है कि आप यंग हैं, आपको पता नहीं है, और जो बेचारे ओल्ड बूढ़े लोग हैं या किसी और इन्फेक्शन से ग्रसित लोग हैं या किसी और डिजीज से ग्रसित लोग हैं, उनको इन्फेक्शन हो जाता है और बस। तो उनके ऊपर जो है इस चीज़ का बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम जो है अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है समझना यहाँ पे। तो अभी तक जो है आप ये समझ चुके हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होता है एक बैक्टीरिया में, और हमने ये भी डिस्कस किया कि एंटीबायोटिक्स काम कैसे करती हैं। तो अब आते हैं दोस्तों कि एंटीमाइक्रोबियल टेस्टिंग कैसे होती है। एंटीमाइक्रोबियल जो टेस्ट हैं, जो लैब में टेस्ट होते हैं, वो किस तरह से डेवलप होते हैं, कैसे पता लगता है कि ये एंटीबायोटिक्स जो है इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम होते हैं। तो जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है तो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसका सैंपल लिया जाता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया तो उसके केस में यूरिन का सैंपल लिया जाएगा। अब यूरिन कल्चर करना है
अगर इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो गया स्टूल सैंपल लेके, अगर गले में इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो गया, तो आप थ्रोट स्वैब उसमें उसके केस में ली जाती है। तो अलग अलग तरह के सैंपल जो हैं वो लिए जाते हैं और वो सैंपल भेजा जाता है लैब में, जहाँ पे वो जो पर्टिकुलर सैंपल है वो ग्रो किया जाता है एक न्यूट्रिएंट मीडिया में। एक समझ लीजिए बैक्टीरिया को बहुत बढ़िया खाना दिया जाता है, तो जो भी बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है वो ग्रो हो जाता है। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जानने की कोशिश की जाती है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। तो इन्फेक्शन करने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे इकोलाई भी इन्फेक्शन करता है, पैथोजेनिक इकोलाई होता है वो भी इन्फेक्शन करता है, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, और आपके पास स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, शिगिला, साल्मोनेला, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। साल्मोनेला जो टाइफॉइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है और बहुत सारे ऐसे किट्स होती हैं, टेस्ट होती हैं, जिनमें ओवरनाइट या बहुत 5 से 6 घंटे में आपको पता लग जाता है कौन सा बैक्टीरिया है। अब वो बैक्टीरिया की स्ट्रेन के अगेंस्ट पैरेलली जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टेस्ट रन होता है। उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया को मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ, प्लेट मेथड के अकॉर्डिंगली बताता हूँ मैं कि प्लेट मेथड कैसे यूज होता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए। तो प्लेट मेथड में क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो है वो मीडिया की जो खाना है उनको उनकी प्लेट बनाई जाती है और उसके ऊपर बैक्टीरिया को स्प्रेड किया जाता है और एक बढ़िया सा यूनिफॉर्म लेयर बनाई जाती है बैक्टीरिया की, उसको लॉन कहते हैं। बैक्टीरिया का एक तरह का लॉन आपने बगीचा देखा ही होगा, घर में सबके सामने बढ़िया सी एक घास का बढ़िया लॉन बना होता है, उसी तरह बैक्टीरिया का एक बढ़िया लॉन बनाया जाता है और फिर उस लॉन के ऊपर, बैक्टीरियल कल्चर के लॉन के ऊपर रखी जाती हैं एंटीबायोटिक्स की डिस्क। तो आप देख ही रहे हैं इस स्लाइड में कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 प्लेट्स हैं, जिनमें एक प्लेट में जो है डिस्क के अराउंड जो है एक जोन दिख रहा है और राइट साइड में वो जोन है। तो वो जोन ये है कि वो बैक्टीरियल जो है स्पीशीज वहां पे ग्रो नहीं हो रही है, यानी जो डिस्क में जो है एंटीबायोटिक डिफ्यूज हो गई है, ठीक है, उस मीडिया में, और वहां पे बैक्टीरिया नहीं है, इसलिए वो जोन आ गया। और राइट साइड में आप देख रहे हैं प्लेट में, वहां पे वो जोन नहीं है, तो यानी कि बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। जब आप डिस्क रखेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो वो क्लियर जोन होगा या तो नहीं होगा। क्लियर जोन होगा तो आप कहेंगे कि वो किल हो रहा है। अब उसमें अलग ये भी आ जाता है कि उस जोन का साइज क्या है। उस जोन के साइज के ऊपर आप डिटरमाइन करते हैं कि कितनी सेंसिटिविटी है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट। दूसरा जो टेस्ट होता है वो ओडी बेस्ड टेस्ट होता है, माइक्रोडिल्यूशन ऐसे जो है ट्यूब ऐसे यूज करते हैं, वो ज़्यादा जो है सेंसिटिव है, जिसमें आपको एक कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करनी होती है एंटीबायोटिक की। तो रिसर्च में वो माइक्रोडिल्यूशन मेथड ज़्यादा यूज होता है। तो ये तो हो गया दोस्तों मेथड, जिससे हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे हमारा जोन आ गया और ये एंटीबायोटिक जो है ये इफेक्टिव है। और उसके बाद जो है वो एंटीबायोटिक प्रेफर की जाती है। डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रेफर करता है कि ये आप एंटीबायोटिक लीजिए, इससे जो है आपके ठीक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस तरह से जो है पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। अब हमने यहाँ पे डिस्कशन करना है कि इम्पॉर्टेंट बात ये करनी है कि बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, तो कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं। टारगेट तो हमें पता लग गया कि एंटीबायोटिक किस तरह से टारगेट कर रही है। 3 टारगेट हैं, वो डीएनए को टारगेट करती है, प्रोटीन को टारगेट करती है, सेल वॉल को टारगेट करती है। उसके मेन तो ये हो गया, लेकिन बैक्टीरिया किस तरह से जो है एंटीबायोटिक को टारगेट करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन पॉइंट हो जाता है। इसमें सबसे पहला आता है कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को एंटर होने से ही जब बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक ने एंटर होने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत सारी एंटीबायोटिक को जो है उसको किल करने के लिए, उसको अफेक्ट करने के लिए या तो सेल वॉल तक पहुंचना होता है या तो बैक्टीरिया के अंदर जो टारगेट है यानी डीएनए और प्रोटीन है वहां पहुंचना होता है। वो जो है अपनी चेंज कर लेते हैं आर्किटेक्चर अपनी सेल वॉल का, तो वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अंदर एंटर ही नहीं हो पाती है। तो एक मैकेनिज्म तो ये होगा। दूसरा, अगर वो एंटर हो भी गई हैं तो बैक्टीरिया ने इफ्लक्स पंप्स, प्रोटीन पंप्स होते हैं बैक्टीरिया में, जो एंटीबायोटिक्स को एक्सपेल आउट कर देते हैं। अगर वो अंदर आ भी गई हैं तो वो उस एंटीबायोटिक्स को एक्सपेल कर देते हैं, क्योंकि अगर किसी एंटीबायोटिक को काम करना है तो उसकी एक परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए उसको किल करने के लिए। तो अगर इफ्लक्स पंप काम कर रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती रहेगी,
तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। और तीसरा क्या मैकेनिज्म है कि एंटीबायोटिक्स का कोई टारगेट है, जैसे मैंने आपको बताया डीएनए के केस में टारगेट होता है, मैंने आपको बताया प्रोटीन के केस में राइबोसोम्स के ऊपर अटैक करती हैं। तो बैक्टीरिया क्लेवरली वो टारगेट ही चेंज कर देता है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसको ही चेंज कर देता है। अगर उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है दोस्तों, तो वो एंटीबायोटिक बाइंड ही नहीं करेगी, और वो अगर बाइंड नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, इफेक्ट जो है एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया के ऊपर नहीं होगा। चौथा जो पॉइंट है, बैक्टीरिया एंजाइम डेवलप कर लेता है, ये सबसे इफेक्टिव मैकेनिज्म बताया गया है। ऐसे एंजाइम डेवलप कर देता है, प्रोटीन डेवलप कर देता है, वो एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट कर देती हैं या तो मॉडिफाई कर देती हैं। इनएक्टिवेट यानी उसको क्लीव कर लेती हैं, तोड़ देती हैं उसको, तो मॉलिक्यूल क्या रहता है, फंक्शनल नहीं रहता है। तो बीटा लैक्टेमेज जो है एंजाइम एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बहुत सारी बीटा लैक्टम बेस्ड एंटीबायोटिक्स जो पेंसिलिन जैसे होगी उनको जो है इनिबिट करके उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और आप देखेंगे लिटरेचर में अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे बीटा लैक्टेमेजेस डेवलप हो चुके हैं, अलग अलग तरह के बीटा लैक्टेमेजेस डेवलप हो चुके हैं। तो जिस तरह से हम पैरेलली एंटीबायोटिक्स डेवलप कर रहे हैं, बैक्टीरिया अलग अलग बीटा लैक्टेमेजेस डेवलप कर रहा है। तो ये कांस्टेंट जो है वॉर चल रही है बिटवीन बैक्टीरिया एंड ह्यूमंस। मैं ये कहूँगा ह्यूमंस जो एंटीबायोटिक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है। और इसमें पलड़ा किसका भारी है, इसमें पलड़ा बैक्टीरिया का ही लग रहा है कि बैक्टीरिया का भारी है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स डेवलप हो चुकी हैं और एंटीबायोटिक हम जो है डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अल्टरनेट स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत काम हो रहा है। आप देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज थेरेपी के ऊपर बहुत काम हो रहा है। बहुत सारे देश जो बैक्टीरियोफेज थेरेपी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी थेरेपी है जिसके अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस डेवलप होता है। बैक्टीरिया जो है उसके अगेंस्ट भी डेवलप रेजिस्टेंस करता है, लेकिन वहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज है यानी एक ऐसा लिविंग एंटिटी है। बैक्टीरियोफेज वैसे वायरस है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आता है, लेकिन वो जो है एक अपने आप में फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म है, तो वो जो है अपने आप को भी चेंज कर सकता है। तो वहां पे जो है वॉर जो है शिफ्ट होगी ह्यूमंस के अगेंस्ट बैक्टीरियोफेजेस आ गए। तो फेजेस क्या करेंगे, वो मॉडिफाई हो सकते हैं। तो एनवायरनमेंट में ये ऑलरेडी जब से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है तब से ये बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेजेस का ये चल ही रहा है। बैक्टीरियोफेजेस डेवलप हो रहे हैं, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं, तो ये बैकग्राउंड में स्टोरी चल रही है। और ऐसे ऐसे फेजेस हैं, बस हमें उनको स्क्रीन करना है, उनको ढूंढना है। तो अगर हमारे पास एंटीबायोटिक खत्म हो जाती है, हमारे पास एक जो है फेज लाइब्रेरी हो जाती है, तब भी हमारे पास बहुत बढ़िया चांसेस हैं। लेकिन उसकी भी अपनी अपनी लिमिटेशन है, फेज थेरेपी की भी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए अभी तक वो बहुत सारे देशों में अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन लोग बहुत विश्वास करते हैं जिन्होंने भी फेज थेरेपी के ऊपर जिसका एक्सपीरियंस किया है, काम किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से अब अल्टरनेटिव थेरेप्यूटिक्स की तरफ जो है हमने देखना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि किस तरह से डेवलप होता है और अल्टरनेटिव एंटीमाइक्रोबियल स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं। दूसरा प्लांट्स की तरफ भी हम देख रहे हैं, प्लांट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ भी नेचर में भी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को कि ये पर्टिकुलर प्लांट जो है किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो इस तरह के अल्टरनेटिव थेरेप्यूटिक्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, जो मेरी समझ में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस लेक्चर का, इस डिस्कशन का, वो है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को डेवलप होने से, कैसे रोक सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को। अगर डेवलप होने से रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें जो है 4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। 4 पॉइंट अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है, ऐसी स्ट्रेन्स डेवलप होनी कम हो सकती है, बंद हो सकती है। उसमें सबसे पहले, जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, स्पेशली जब आपको लगता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ, फ्लू लाइक सिम्टम्स है,
उसके केस में क्या होता है, बहुत सारे लोग बगैर सोचे समझे एंटीबायोटिक्स लेनी शुरू कर देते हैं। और आपको एक बात बता दूं मैं, फ्लू के केस, वायरल इन्फेक्शंस के केस में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। मैं ऑलरेडी आपको मैकेनिज्म बता चुका हूं कि सेल वॉल प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर काम करती हैं। और ये जो हैं, वायरस का अलग सिस्टम, बैक्टीरिया का अलग सिस्टम, तो वो उस पर काम नहीं करेंगे। उल्टा क्या होगा, आप एंटीबायोटिक लेंगे, आपका जो गट माइक्रोफ्लोरा है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो वाइप आउट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और जो आपका इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो जाएगा और आप बहुत बुरा फील करेंगे। आपको टाइम लग जाएगा रिकवरी में, क्योंकि एंटीबायोटिक जब आप लेते हैं तो कम से कम 1 हफ्ते तक तो जो पेशेंट की जो हालत ख़राब रहती है, क्योंकि उसका जो माइक्रोफ्लोरा तो वो तो साफ़ हो गया है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब आपको स्पेशली वायरल इन्फेक्शन अगर आपको लग रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आपको बैक्टीरियल सोर थ्रोट है, वायरल है, कौन सा इन्फेक्शन आपको है। तो जो जानकार हैं उनके ऊपर थोड़ा सा विश्वास करना सीखिए। खुद कभी भी एंटीबायोटिक्स खरीद के बगैर सोचे समझे उनका यूज़ मत कीजिए। पहली बात तो ये कि आपने डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा जो है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आपने एंटीबायोटिक आपको प्रेफर कर दी है, तो आपने वही एंटीबायोटिक जो प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक है वही लेनी है। मान लीजिए आप पहली बार गए, आपने एंटीबायोटिक ली, आपने देखा कौन सी एंटीबायोटिक है, इससे तो मैं ठीक हो जाता हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ। आप अगली बार जा ही नहीं रहे हैं और वही एंटीबायोटिक आप लगातार खाए जा रहे हैं। अगर आपको कुछ और इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन भी हो गया, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। ऐसा नहीं करना। आप डेवलप कंट्री में देखेंगे, वहाँ पे जो है एंटीबायोटिक्स टॉप ऑफ द काउंटर जो है वो बेची ही नहीं जाती। आप ले ही नहीं सकते एंटीबायोटिक जब तक आपके पास वो नोट ना हो फिजिशियन का। एंटीबायोटिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं, हमें इनकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा। हमें अवेयरनेस जो है स्प्रेड करनी होगी। सबको पता लगना चाहिए कि अगर ये मिल भी रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका आप एब्यूज़ करें, इनका आप मिसयूज़ करें, नहीं। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको डॉक्टर ने बताया कि आपने ये एंटीबायोटिक कोर्स करना है, तो दूसरी बार अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ होता है तो आप फिर से डॉक्टर के पास जाएं, प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक ही लें, कोई और एंटीबायोटिक नहीं उस पर्टिकुलर केस में। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई एक कोर्स बताया गया है कि 7 दिन का आपका कोर्स रहता है एंटीबायोटिक का या 3 दिन का रह रहा है, वो आपने कंप्लीट करना है। मान लीजिए आप 2 दिन में ठीक हो गए और आप लग रहा है नहीं मैं तो ठीक हो गया, मुझे नहीं लेनी एंटीबायोटिक। ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने एंटीबायोटिक लेनी शुरू की, बैक्टीरिया का लेवल यहाँ तक था, हाई था। आपने एंटीबायोटिक लेनी शुरू की, वो कम हो गया, आप फील अच्छा कर रहे, लेकिन बैक्टीरिया सिस्टम में अभी भी है। उसको जो है कंप्लीटली जाने के लिए पूरा जो रिसर्च हुई है, पूरा जो डॉक्टर को एक्सपीरियंस है, कितना टाइम लगता है, उसको आप साइड में रख के आप खुद ही डिसाइड करना है कि नहीं जी अब हो गया, मैं ठीक हो गई या हो गई। वहाँ पे डेंजरस हो जाता है काम। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने कोर्स पूरा करना है ताकि जो बैक्टीरिया का लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने कोर्स अपना एंटीबायोटिक्स का जो आपको बताया गया है डॉक्टर के थ्रू, वो आपने पूरा कंप्लीट करना है। तो उसके बाद अगर मैं आपको एक और सजेशन दूं तो ये रहेगा कि अगर आपके पास पुरानी एंटीबायोटिक्स हैं, मान लीजिए आप कभी आपको इन्फेक्शन हुआ था और आपने रखी हुई एंटीबायोटिक्स जो है बगैर आप एक्सपायरी डेट वगैरह चेक किए हुए, बस आपको दूसरी बार इन्फेक्शन हो गया और आपने लेनी शुरू कर दी, नहीं, ये बहुत ही जो है गलत है। आपने एंटीबायोटिक लेनी है वो आपने फ्रेश बैच की लेनी है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की जो पोटेंसी है वो बाय द टाइम कम होती जाएगी। अब आपको तो लग रहा है कि आप परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी में जो है लेस पोटेंट एंटीबायोटिक जा रही है। तो दोस्तों, उससे क्या होगा कि जो एंटीबायोटिक की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगी, और कम एंटीबायोटिक कॉन्सेंट्रेशन की वजह से बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंस डेवलप जल्दी कर सकता है, और इम्पॉर्टेंट बात ये भी रहेगी कि बैक्टीरिया किल नहीं होगा और एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे। तो ये बातें जो हैं ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ये 4 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि एंटीबायोटिक्स आपने लेनी है, आपने डॉक्टर्स की सलाह लेनी है कौन सी एंटीबायोटिक का आपके लिए काम करेगी, तभी आपने सिर्फ वही एंटीबायोटिक यूज़ करनी है। दूसरी जो है
जब आप एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखना है कि आप फ्रेश बैच की एंटीबायोटिक यूज़ करें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि कोर्स आपने एंटीबायोटिक का पूरा करना है और लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करनी है। किसी भी दूसरे फैमिली मेम्बर की एंटीबायोटिक्स अगर आपके पास बैच पड़ा हुआ तो वो भी यूज़ नहीं करनी है। किसी की भी आपने एंटीबायोटिक्स कभी शेयर नहीं करनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स क्या होती हैं, कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिनको लेके एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जो है डेवलप होता है, बैक्टीरिया किस तरह से स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। और हमने लास्ट में डिस्कस किया कि किस तरह से जो है हम एज अ सिटीजन हम जो है किस तरह से उसको रोक सकते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया कि कितने लोग जो हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन से अफेक्ट होते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करके आपने जो है एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना है, मिस यूज़ नहीं करना है। तो उम्मीद है दोस्तों इस लेक्चर में आपको जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में पता लगा होगा, एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती हैं वो थोड़ा समझ में आया होगा और आपको ये भी पता लगा होगा कि ये कितना ज़रूरी टॉपिक है और कितना ज़रूरी है हम सबकी हेल्थ के लिए, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ के लिए, वो लोग जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस या सेकेंडरी डिजीज़ से इन्फेक्टेड हैं उनके लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसी तरह से बने रहेंगे चैनल के साथ और वीडियो देखेंगे और अवेयर रहेंगे इन चीज़ों के लिए। और आगे मैं इसी तरह की वीडियो में आपके साथ मिलता रहूँगा और ऐसी बातें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए मुझे आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।